हर गांव में हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को फसल के सही दाम होने चाहिए, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए और हमारे जीवन में मनोरंजन के साथ, आनंद के साथ हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, जिसको हम सुशांत कहते हैं, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, इसको हमने बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये कठिन बात नहीं है कि हमारे हर क्षेत्र में ये हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स कैसे बढ़ावा, और इसका जो संबंध है वो हमारे आर्थिक नीतियों के साथ है, क्योंकि नीतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिलोसोफर ने ऐसा कहा है कि पर्स एंड पर्सन, यानी व्यक्ति और पैसा, इसमें पर्सन श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। एंड पार्टी एंड फिलोसॉफी, यानी फिलोसॉफी मीन्स विजन फॉर फ्यूचर, तत्वज्ञान, और हमारी फिलोसॉफी जो भविष्य के लिए अगर निर्माण करनी है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक फिलोसोफर ने ये भी कहा था कि सपने जो होते हैं वो हमारे मन में होते हैं। दुनिया की कोई भी सत्ता हमारी आंखें जो होती है उसको निकाल सकती है, पर मन के अंदर छिपे हुए विचारों को और सपने को कोई नष्ट नहीं कर सकता। और इसलिए हमारे सपने, हमारी विजन, हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे शहर के लिए कैसे हो, और इसका संबंध होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट से होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का संबंध इकोनॉमी के साथ होगा, और इसलिए इकोनॉमी इज अ सच इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कि जो हमारा हार्ट है। आर्थिक प्रगति और विकास ऐसा मापदंड है कि जिसके सिवा समाज प्रगति विकास नहीं हो सकता। और इसलिए हमें ये समझना होगा कि हमने जो जो मॉडल स्वीकार किए थे वो उस समय के लोगों ने बड़े ईमानदारी के साथ, उद्देश्य सबका एक ही था, सबका उद्देश्य यही था कि सबका कल्याण हो, सब गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से दूर हो, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो। तो उद्देश्य के बारे में डिफरेंसेस नहीं है, पर उद्देश्य को पूरा कैसे करना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब 47 में हमें स्वाधीनता मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। वो भ्रष्टा नेता थे, और उन्होंने उस समय रशिया का जो सोशियो इकोनॉमिक मॉडल था सब कुछ सरकार करेगी, गोल्ड माइन भी सरकार की, कोल माइन भी सरकार, सब। अब मैं भारत सरकार में कमेटी का चेयरमैन हूँ, मेरे साथ वित्त मंत्री भी है, और जब कमेटी होती है तो ये घाटे में गया, वो घाटे में गया, सोने की खान भी घाटे में गया। तो मैं सोचता हूँ कि ये तो ऐसी विचित्र बात हुई कि जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। सरकार ने कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट इज ओनली सपोज टू फ्रेम द पॉलिसी। धोरण और नीतियां बनाना सरकार का काम है, होटल चलाना सरकार का काम है। और उसका परिणाम ये हुआ कि देश में पहले करीब 25-30 साल हमारे देश के बजट से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आई उसमें गांव में बनने के लिए रोड नहीं बने, किसानों की सिंचाई के लिए सिंचाई के प्रोटोकॉल नहीं बने, गांव में बिजली मिलनी चाहिए उसके लिए प्रायोरिटी नहीं मिली। और मुझे याद है कि मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था और 34-36 साल की मेरी उम्र थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया। तो मुंबई में, मैंने आप मुंबई आते हो तो समुद्र में एक बहुत बड़ा वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मैंने बनाया,
और पचपन उड़ानपुर फ्लाईओवर बनाए थे और मुंबई और पुणे के बीच में एक द्रुतगति महामार्ग बनाया था। उस समय वाजपेयी ने उसको देखा, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो कि हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव है और अभी तक गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, तो गांव को रोड को जोड़ने वाली योजना करें। तो मैं 3 महीने काम करता रहा। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, नाबार्ड के चेयरमैन, बड़े बड़े अधिकारी मेरे साथ थे और 3 महीने के बाद मैंने अपना रिपोर्ट वाजपेयी साहब को सौंपा। बाद में 1 महीने के बाद उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना को जाहिर किया और उसका नाम भी मैंने ही रिपोर्ट में रखा हुआ था। आज भी वो भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और उस योजना के रिपोर्ट में ये लिखा गया था और मैंने गवर्नमेंट के रिपोर्ट के बाद भी बड़ा लिखा था कि गांव की स्थिति अच्छी नहीं है। गांव में स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, तीनों है तो पढ़ाई नहीं। 3 महीने गांव के बच्चे बाढ़ के कारण स्कूल में नहीं जाते। गांव में हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो नर्स नहीं, तीनों है तो दवाई नहीं। वेटरनरी हॉस्पिटल के बारे में तो बोलने की स्थिति नहीं थी उसमें। और इसलिए मैंने कहा कि जब ये नाबार्ड के चेयरमैन और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने इसको एडॉप्ट किया, लेकिन हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों को अगर हम मजबूत रोड से जोड़ देंगे तो हिंदुस्तान का जीडीपी 1,14,000 करोड़ से बढ़ेगा। गांव के फल, फूल, सब्जियां, दूध शहरों में आने लगेगा, बच्चे स्कूल में जाने लगेंगे और जीवन उनका सुधर जाएगा। पर इसको प्रायोरिटी नहीं। और उस समय पंडित जी के समय 3 बातों की चर्चा देश में हुई, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से इन सब बातों का विचार करना आवश्यक है। क्योंकि जो जो विचारों के लोग थे उनका उद्देश्य एक था, उनके प्रति सम्मान रखते हुए तो 3 मॉडल की चर्चा देश में चल रही थी। एक पंडित जी का रशियन मॉडल था जो सोशलिज्म और कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंधित था। तो दूसरा था वो कम्युनिस्ट विचारधारा का मॉडल था दुनिया के मजदूरों को, वो वर्ग विग्रह के आधार पर मजदूरों का शोषण और इस बात को लेकर वर्ग विग्रह की बात करते थे। फिर तीसरा जो था समाजवादी था और उसमें भी बड़े बड़े नेता थे। पर आज जब आप देखिए 1947 के बाद आज 75 साल हुए हैं, 75 साल में क्या परिणाम हुआ? तो जो पंडित जी का सोशल कम्युनिस्ट मॉडल था वो भी समाप्त हो गया। समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचार भी लगभग समाप्ति के कगार पर खड़ा है और कम्युनिस्ट विचारधारा चाइना और रशिया में भी समाप्त हो। एक हंगेरी करके राष्ट्र, मैं वहां गया था, वहां के गार्डन में गया, वहां बुडापेस्ट करके उनके कैपिटल का नाम है। और वहां जाने के बाद जब मुझे पता चला एक बगीचे में एक कोने में 15-20 पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई थी। तो मैंने स्वाभाविक रूप से हमारे एम्बेसडर को पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये लेनिन, मार्क्स, स्टालिन सबकी प्रतिमा है। यहाँ रिवोल्यूशन हुआ और लोगों ने जो चौक पे रखी हुई प्रतिमा के उनको तोड़ दिया। जब सरकार ने उस मूर्तियों को लाकर एक कोने में रखा हुआ, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा लगभग आज उन्होंने विचार को छोड़ दिया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो चाइना के प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ने हमें आमंत्रित किया। मैं एक डेलीगेशन लेकर चाइना गया था। तो चाइना में जैसे हम उतरे तो शांघाई करके शहर और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी, मार्केट बन रहे थे।
तो मैंने उनको प्रश्न पूछा कि पैसे कहाँ से आए। तो जैसे हमारे यहाँ नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस NRI कहते हैं, वहाँ वो मंगोलियन वंश के नॉन रेसिडेंट चाइनीज ये वर्ल्ड में बड़े धनवान हैं और उनको सरकार ने ओपन कर दिया और जिसके कारण बड़े प्रमाण पर वहाँ इन्वेस्टमेंट आई और शानदार में बड़े बड़े होटल, बिल्डिंग, कन्वेंशन सेंटर, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए। और जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जी को मिला तब चर्चा करके मैंने पूछा कि कम्युनिस्ट विचारधारा तो इसको अनुमति नहीं देती, ये जो आप पब्लिक